नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। शब्द में एक के बाद एक क्रम में आने वाली ध्वनियों वर्णों में परस्पर निकटता होती है। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का स्थान निश्चित है। पूर्व पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि में परस्पर विकार संबंधी प्रक्रिया होती है। इसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। विद्यालय में विद्याधन आलय, हिमालय हिमधन आलय, परीक्षा परिधन ईक्षा, उच्चारण उत्धन चारण। इस प्रकार यहाँ पहले में विद्यालय में आ और आ का मेल होकर के आ बना। हिमालय में भी औधन आ का मेल होकर के आ। परीक्षा में ई और ई का मेल होकर के ई। चारण तौधन चौ आधत च। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद माने जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की ओर चलते हैं। दीर्घ संधि दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ दोनों एक ही चीज़ है, मिलकर जब दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे औ धन औ, आ धन आ, औ धन आ धन औ। इनका मेल जो बनता है, इनके मिलने से आ हो जाता है। उदाहरण के लिए औधन औ बराबर आ। इसमें कुछ उदाहरण हैं। हिमधन अंशु हिमांशु। औधन आ बराबर आ। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं शिवधन आलय शिवालय। तीसरे में आधन औ बराबर आ। इसमें हम देख सकते हैं रेखाधन अंकित रेखांकित। और चौथा जो हमारा है आधन आ बराबर आ, महाधन आत्मा। इसको मिलके बनता है महात्मा। अब दूसरा जो नियम है ई धन ई बराबर ई, ई धन ई, ई धन ई बराबर भी ई हो जाता है और ई धन ई बराबर भी ई होता है। तो इसके भी उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ई धन ई बराबर ई, कवि धन इंद्र कवींद्र। दूसरे में हम देखते हैं कपि धन ईश कपीश, नारी धन इंद्र नारींद्र, नारी धन ईश्वर नारीश्वर। इसके बाद जो हमारा है तीसरा जो नियम है वह है उ और उ मिलकर के ऊ हो जाता है। तो अ अथवा के बाद उ अथवा उ आए उ तो ऊ हो जाता है। तो इसमें भी हमें उदाहरण दिए हैं। भानुधन उदय भानुदय, लघुधन ऊर्मी लघूर्मी। यह स्वर संधि के अंतर्गत जो हम दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद गुण संधि में हम आते हैं। तो गुण संधि में जब अ या आ के बाद ई अथवा ई हो तो ए हो जाता है, और यदि अ अथवा के बाद उ अथवा उ हो तो ओ हो जाता है, और यदि री हो तो अर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है औधन ई बराबर ए,
औधन ई बराबर ए, आधन ई बराबर ए, आधन ई बराबर ए हो जाता है। इसके उदाहरण हैं नरधन इंद्र नरेंद्र, नरधन ईश नरेश, आधन ई महाधन इंद्र महेंद्र और लंकाधन ईश लंकेश। तो यहाँ क्रमशः नरधन इंद्र में ओ तो आए के बाद ये तो आए तो ए हो गया, तो नरेंद्र बना। इधर नरधन ईश में नरेश, लंकाधन ईश में लंकेश। अगला जो नियम है ओ अथवा आ के बाद उ औधन उ ओ हो जाता है, औधन उ ओ हो जाता है, औधन उ ओ, आधन उ ओ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो ओ हो जाता है। तो इसी क्रम में उदाहरण है हमारे ज्ञानधन उपदेश, ज्ञानोपदेश। दूसरा उदाहरण है जलधन उर्मी, जलोर्मी, महाधन उत्सव, महोत्सव, महाधन उर्मी, महोर्मी। तीसरा जो उदाहरण हमारा है औ धन री मिल करके बनता है अर, आधन री मिल के बन जाता है अर। तो यहाँ हमने देखा था कि ओ अथवा आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इसी क्रम में ओ धन री अर, तो इसके उदाहरण है देवधन ऋषि देवर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। अब है हमारा अगला वृद्धि संधि। जब ओ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। ओ और ए मिलके ऐ, तो एक धन एक 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 एक, परम धन ऐश्वर्य परमैश्वर्य, सदा धन एव सदैव। यह अयादि संधि का, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी क्रम में दूसरा जो इनका नियम है वह है औ धन ओ बराबर औ, ओ धन औ बराबर औ, आ धन औ बराबर औ, आ धन औ बराबर औ, औ हो जाता है। तो इसका तात्पर्य जब ओ अथवा आ के बाद ए अथवा आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, और यदि ए और यदि ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो यह जो उदाहरण है हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी क्रम में अब हम चलते हैं यण संधि। यण संधि में ई और औ या फिर ई और औ इन दोनों को मिलके यौ बन जाता है। ई और आ, ई धन आ या हो जाता है। अतिधन अधिक अत्यधिक, अतिधन अंत अत्यंत, नदी धन अर्पण नद्यर्पण, सखी धन आगमन सख्यागमन। ई धन उ बराबर यू हो जाता है, ऊपरी उक्त उपर्युक्त। तो इसी प्रकार नदी धन उर्मी नद्यूर्मी। तो इसके अनेक उदाहरण हैं, उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, नदी धन ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य। ये सारे उदाहरण यण संधि के हैं। कुछ अन्य स्वर रहने पर संधि के जो नियम हैं उनमें हम कुछ परिवर्तित पाते हैं। जैसे री धन ओ बराबर रौ हो जाता है। पितृ धन अनुमति पितृनुमति, मातृधन आदेश मात्रादेश। ये कुछ अन्य नियम हैं संधि के। और इसके बाद हमारा आता है स्वर संधि के अंतर्गत जो अंतिम हमारा पांचवी जो संधि है अयादि संधि। ए अथवा ऐ के बाद ए के अतिरिक्त कोई वर्ण आने पर अय हो जाता है और आय हो जाता है। ओ और औ के बाद ओ के अलावा कोई वर्ण आने पर औ और आव हो जाता है।
औ और आव हो जाता है। अयादि संधि कहते किसे हैं? ए अथवा ऐ के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण आने पर ऐ और आव, ओ और औ के बाद ओ के अलावा कोई वर्ण आने पर औ और आव हो जाता है, तो उसे हम अयादि संधि कहते हैं। ए धन औ बराबर ऐ, जैसे ने धन अन, ये बन जाएगा हमारा नयन। से धन अन शयन। ए धन औ आय, गई धन अक गायक, नई धन अक नायक। ओ धन औ बराबर औ, भा धन अन भवन, पो धन अन पवन। तो यह सारे हमारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश जगदीश। तौ धन ई व्यंजन था और तौ धन ई बराबर व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। तौ व्यंजन है और ई स्वर है। स्वधन छंद स्वच्छंद, यहाँ अ और छ का मेल हुआ है, स्वर और व्यंजन का मेल है। दिक धन गज दिग्गज, यहाँ व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है। कौ भी व्यंजन है और गौ भी व्यंजन है। संधि के कुछ नियम हैं, व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। जो वर्ण हमने पहले पढ़े हैं, क वर्ग चौ वर्ग, जो हमने वर्ग पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, जब पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, तो पहला वर्ण है क, तीसरा वर्ण हुआ हमारा गौ। ऐसे ही अच धन अंत अजंत, चौका जौ में परिवर्तित हो गया। षट धन दर्शन षड दर्शन, टौ का डौ बन गया। और जगत धन ईश जगदीश, यहाँ तौ का तीसरा वर्ण, तौ वर्ग का तीसरा वर्ण दौ बन गया, जगदीश में यह परिवर्तन हो गया। इसी क्रम में कुछ और उदाहरण हैं। उत धन धार उद्धार और अप धन जौ अब्ज, तो पौ का बौ बन गया है। दूसरा नियम है पहले वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम था पहले वर्ण का तीसरा वर्ण, अब यहाँ नियम दूसरा है कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ जो वाक धनमय वांगमय, तो कौ का पंचम अक्षर बना, टौ का पंचम अक्षर अणु, पौ वर्ण का मौ और तौ वर्ण का नौ, तत्धनमय तन्मय। यह जो है हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब कुछ नियम और हैं। तौ संबंधी कुछ नियम हैं। यदि तौ के बाद चौ और छ हो तो वो चौ बन जाता है। सत धन चरित, तौ के बाद चौ अथवा छौ में से होने पर सच्चरित वह चौ हो जाता है। जगत धन छाया जगत छाया। उत धन छिन्न उच्छिन्न, यह कुछ नियम तौ संबंधी नियम है। और तौ के बाद अगर जौ और झौ हो तो उसका जौ बन जाता है। यदि तौ के बाद टौ ठौ हो तो टौ हो जाता है। यदि तौ के बाद डौ और ढौ हो तो डौ और लौ हो तो लौ हो जाता है। तो इसमें हमने कुछ उदाहरण देखे। कुछ छौ संबंधी नियम भी हैं और इसी प्रकार मौ संबंधी नियम है। छौ संबंधी नियम में छौ, यदि किसी स्वर के बाद छौ आए तो उसका तो छौ से वह चौ जुड़ जाता है। उसमें अनुधन छेद अनुच्छेद, आधा चौ, चौ में आप हलंत देख रहे हैं तो वह चौ जुड़ जाता है। मौ संबंधी नियम में यदि मौ के बाद कौ से मौ तक कोई भी व्यंजन आए तो मौ उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो कौ का ङो हो जाएगा, तौ का नौ हो जाएगा, चौ का यो हो जाएगा, पंचमाक्षर बन जाएंगे, पौ का मौ हो जाता है और टौ का अणो हो गया। समधन गति संगति, समधन ध्या संध्या, समधन जीवन संजीवन, समधन बोधन संबोधन। कुछ अन्य नियम भी हैं। मौ के बाद मौ आने पर द्वित
मो का प्रयोग होता है, जिसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। एक अक्षर आधा और दूसरा व्यंजन पूरा, तो वहाँ अनुस्वार नहीं आता है। अनुस्वार न होकर के वहाँ द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। समधनमति सम्मति, समधनमान सम्मान, समधन मोहन सम्मोहन। इसी प्रकार दूसरा नियम है, मो के बाद यो रो लो वो श स स ह के आने पर मो का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है। मो का जो रूपांतरण है अनुस्वार में हो जाता है, जैसे यहाँ में दिखाए गए हैं। मो में यो रो लो वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, स स श ह ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो इनका अनुस्वार में बदल जाते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हमने कहा था। यो जैसे समधन योग संयोग, वहाँ हमारा अनुस्वार में बदल गया। समधन शय संशय, तो ये उदाहरण हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से हैं, जिनका अनुस्वार में बदल जाता है। इसी प्रकार हम नो का अणु री र स से परे यदि नो आ जाए तो नो का अणु हो जाता है। दर्पधन दर्पण, अणु का नो जो है नो अणु में परिवर्तित हो जाता है। स का सौ से अ तक आ को छोड़कर पहले कोई स्वर हो तो बाद वाले शब्द में स हो तो सौ का सौ बन जाता है। जो दंती सौ है वह मूर्धनी सौ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे निषेध निधन, निधन छेद निषेध, अभिधन शेख अभिषेक, विधन सम विषम, सुधन समा सुषमा। अब जो अंतिम हमारा जो संधि है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब आप समझते हैं, आह की मात्रा जिसे हम कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग का ओ, विसर्ग से पहले यदि अ हो या बाद में अ या किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे मनः धन विकार मनोविकार, तमः धन गुणा तमो गुण, रजः जन गुण रजोगुण। तो इसमें क्या हो जाता है, यदि मनः तो विसर्ग ओ में रूपांतरित हो जाता है उसका। चीता पांचवा वर्ण या योरो लव श हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। अब विसर्ग का श, यदि विसर्ग के बाद यदि तो या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुधन साहस दुस्साहस। इसी प्रकार विसर्ग का र संबंधी नियम है। नियधन अमिष निरामिष, विसर्ग का स संबंधी नियम है। निहधन छल निश्चल, चौ छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में चौ छ या स हो तो वह विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स यदि विसर्ग से पहले ई या उ, विसर्ग के परे क ख ट ठ प फ में कोई वर्ण हो तो वह स में बदल जाता है। जैसे दुधन कर्म दुष्कर्म। अब विसर्ग का लोप और पूर्ण स्वर, विसर्ग का लोप और पूर्ण स्वर का दीर्घ हो जाना, पूर्ण स्वर का दीर्घ हो जाना। जैसे विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मतलब हो जाता है वहाँ पर वो छुप जाता है। यशः धन स्वी यशस्वी, विसर्ग हट गई। वक्षः धन स्थल वक्ष स्थल, यहाँ भी विसर्ग हमारे हट गए। तपः धन स्वी तपस्वी, विसर्ग हमारे यहाँ हट गए। निह धन राव नीराव। इसी प्रकार अंतः धन करण अंतःकरण, अंतःकरण, यहाँ विसर्ग से पहले और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आता है। एक नियम इसका यह भी है, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे अंतः धन करण, विसर्ग के से पहले अ, विसर्ग से पहले अ है और बाद में क या प में से कोई हो तो करण में क है तो अंतःकरण। यहाँ विसर्ग लोप नहीं होगा बल्कि विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो यह हमने देखा कि हमने संधि के बारे में पढ़ा। तो हम थोड़ा फिर से पुनरावृत्ति की ओर चलते हैं
और मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संधि संधि का शब्द मिलना या जुड़ना होता है। संधि के जो हमने प्रकार बताए, संधि के प्रकार जो हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के अंतर्गत उनके 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तत्पश्चात हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। तो बच्चों यह जो है यह अभ्यास से होंगे। अधिक से अधिक उदाहरणों को हल कीजिए। हल करने के साथ साथ उन्हें समझना भी आवश्यक है। धन्यवाद।